नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नगर कार्यालय पर भाजपा जनसंपर्क महाअभियान क्षेत्र गोरखपुर के पूर्वांचल प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य तथा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश परिषद भाजपा के पूर्व सदस्य एवं ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कृपा पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र देकर आज आम आदमी पार्टी में अपना आस्था जाहिर करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ संगठन के छोटे लाल, वीरेंद्र यादव, शाहिद अहमद, अरविंद सिंह, अनिल तिवारी, अनिल सिंह पटेल, कैलाश यादव सहित साथियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की एवं प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी विधिवत फूल माला देकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई तथा इस अवसर पर कहा कि भाजपा के शासनकाल में आम जनता का बुरा हाल है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। मैं इस शासनकाल से विकराल रूप से भयभीत हूँ, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रदेश सरकार ने 5 वर्षों में आम जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए चुनाव के समय सिर्फ 80 और 20 की बात कर रहे हैं। तो वहीं जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव सहित सभी ने कृपा शंकर पाठक का फूलमालाओं से स्वागत करते हुए आशा व्यक्त किया कि ऑटो संघ के साथ आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें, इस मौके पर मुकेश लाल श्रीवास्तव, रामावतार गौड़, रमाकांत गौड़, संदीप गौड़, अशोक राम, लल्लन यादव पुत्र, सुजीत गौड़, रामबच्चन यादव, संतोष गुप्ता, प्रदीप यादव आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद आजमगढ़ के पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद कि आप आज आम आदमी पार्टी के बुलावे पर नगर कार्यालय में आए। आज की पत्रकार वार्ता एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय चुनाव का दौर चल रहा है और विभिन्न दलों के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ में आज एक जुझारू चेहरा, एक लड़ाकू व्यक्तित्व जो लंबे समय से गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष कर रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों से त्यागपत्र दे करके आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। आदरणीय कृपा शंकर पाठक जी, आप भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य हैं। भाजपा के सदस्यता महाअभियान के आप पूर्वांचल गोरखपुर क्षेत्र के आप प्रभारी भी रहे हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर आप आसीन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में नेतृत्व है और जिस तरह से आम जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कार्यक्रमों से त्रस्त है और जिस तरह का शोषण जमीनी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, उससे क्षुब्ध होकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कल दिनांक 9 फरवरी 2022 को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा और आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको पहली बात आती है, जनता के हित को देखना पड़ा। हम लोगों ने बैठ के की, ये हुआ कि जनता का हित कौन कर सकता है ऐसी परिस्थिति में, कौन ऐसी पार्टी है जो अपना टिकट नहीं बेच रही। इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि आम आदमी के हित के लिए जो काम करने वाली पार्टी है, एक बार हमारे माननीय अध्यक्ष जी से वार्ता होने के उपरांत आप सभी लोगों का जो है सहयोग प्राप्त हुआ और एक साथ फिर हम लोग चलने का संकल्प लिए। इस कारण जो है हमने आपको जो है स्वीकार किया। संगच्छध्वम संबद्धम सम्मो मनान से जानता हूँ देवा भागम यथा पूर्वम से जनाना है वास्तव।
जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आचार संहिता के नाम पर कांग्रेस प्रत्याशियों एवं पदाधिकारियों को बीजेपी के इशारे पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए इस संदर्भ में चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और मांग की कि वैधानिक तरीके से जनसंपर्क कर रहे कांग्रेस प्रत्याशियों और कांग्रेस पदाधिकारियों को प्रशासन परेशान न करे और उनके जनसंपर्क अभियान में बाधा न पहुंचाए। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से उत्साहित बीजेपी सरकार की इशारे पर प्रशासन कांग्रेस प्रत्याशियों एवं कांग्रेस पदाधिकारियों को परमिशन के बावजूद भी जगह जगह रोककर आचार संहिता के नाम पर परेशान कर रहा है, जबकि भाजपा के लोग हजारों की भीड़ के साथ लगातार आचार संहिता कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस पर प्रशासन पूरी तरह से मौन साधे हुए। और क्या कुछ कहा, सुनिए। विभिन्न क्षेत्रों से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि चुनाव आचार संहिता के नाम पर प्रशासन के लोग कांग्रेस के प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को बीजेपी सरकार के इशारे पर परेशान कर उनके जनसंपर्क में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, विगत दिनों हमारे सगड़ी विधानसभा की प्रत्याशी राणा खातून की गाड़ी को वैधानिक पेपरों के रहने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा सीज किया गया था। उसके बाद हमारे कांग्रेस सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने जब गणेश मंदिर से अपनी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की थी, उस दिन उनको कई स्थानों पर रोका गया और उनके जनसंपर्क अभियान को प्रभावित किया गया। 8 फरवरी को पुनः जहानागंज थाना क्षेत्र से कांग्रेस सदर प्रत्याशी प्रवीण कुमार सिंह के लौटते समय प्रशासन के लोगों ने 3 बार उनके गाड़ी में रोका और एक स्थान पर समेदा के पास में उनकी गाड़ी को रोक करके झंडे के नाम पर गाड़ी को सीज करने की अधिकारियों द्वारा धमकी दी गई, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और वही धरने पर बैठ गए। जबकि झंडे का परमिशन मिला हुआ था, 15-29 सेंटीमीटर का झंडा लगाने का आदेश जिलाध्यक्ष के पास था, उन्होंने दिखाया, उसके बावजूद भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करके हमने मांग किया है कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को वैधानिक तरीके से चलने के बावजूद परेशान न किया जाए और भाजपा के लोग जो हजारों की भीड़ के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, पुलिस मौन साधे हुए है कोरोना गाइडलाइन की और चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हम मांग करते हैं कि जिस तरह से हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और भाजपा के लोग जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने तेवरपुर ब्लॉक का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सा प्रभारियों से गांव में कराए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण की जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि 15 दिन में ब्लॉक का सौंदर्यीकरण कराते हुए पूरे परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि छुट्टा पशुओं को ब्लॉक परिसर में खाली पड़ी जमीन पर रखना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि भ्रमण कर 80+ तथा दिव्यांग मतदाताओं की सूची तैयार करें तथा जो व्यक्ति घर से मतदान करना चाहता हो उनको आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएं। आजमगढ़ से खबर है, जहां स्वास्थ्य के मामले में जिले का लाइफलाइन अस्पताल जीवन बचाने के मामले में वास्तव में लाइफ सेवर बन गया है। ब्रेन स्ट्रोक जैसी घातक बीमारी से मरीजों को बचाने के मामले में लाइफलाइन अस्पताल को विश्व पक्षाघात संगठन यानी वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने डायमंड पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। इस संगठन ने भारत के 11 अस्पतालों को इस बीमारी में बेहतर कार्य करने के लिए चयनित कर उन्हें गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड पुरस्कार दिया है, लेकिन देश के उत्तर प्रदेश से सिर्फ लाइफलाइन इसमें शामिल किया गया और वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने अस्पताल को डायमंड पुरस्कार से सम्मानित भी किया। बताते चलें, इससे पूर्व लाइफलाइन को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने पर वर्ष 2021 में हेल्थ सेक्टर में बेहतर सेवा करने के लिए उद्यमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। इसी क्रम में वर्ष 2019 में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया AHPI अवार्ड दिया था। वर्ष 2020 में दोबारा यह अवार्ड लाइफलाइन को मिला। इसी क्रम में वर्ष 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफलाइन को पक्षाघात बीमारी में उत्कृष्ट कार्य करने पर डायमंड पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस तरह से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के मामले में लाइफलाइन लगातार 4 वर्षों से
पुरस्कृत होता आ रहा है। बताते चलें कोविड-19 के डेल्टा की लहर में लाइफलाइन से 90% मरीजों को क्योर करने का काम किया है। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि लाइफलाइन अस्पताल उत्तर प्रदेश की प्रथम स्ट्रोक केयर यूनिट के साथ साथ न्यूरो सर्जरी के लिए देश और दुनिया के चुनिंदा अस्पतालों में शुमार हो गया है। मीडिया से बातचीत में न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास और उनके इस भरोसे को मेंटेन रखने के कारण पिछले 10 साल से जो हम लोग लकवे को लेकर के इतना कुछ काम कर रहे थे, 2013 में हमने पहली थ्रोम्बोलिसिस की और स्ट्रोक की पहली स्ट्रोक केयर यूनिट, प्राइमरी स्ट्रोक केयर यूनिट आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में बनी। वो आज 2022 में उस मुकाम पे है कि वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने देश के 11 हॉस्पिटल को डायमंड अवार्ड किया और उसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का एकमात्र हॉस्पिटल है जिसको इस अवार्ड से उसको मिला है। तो इस उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सर, लखनऊ को लेकर के कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो क्या लगता है कि जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि लकवे का इलाज संभव ही नहीं है, तो ऐसे में लाइफलाइन हॉस्पिटल उनको कैसे अवेयर करना चाहती है जिनको उनकी नॉलेज है? देखिए, लकवा किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में मार सकता है और इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है। हमारे समाज के हर व्यक्ति को ये पता रहनी चाहिए कि अगर आपके आसपास खड़े किसी व्यक्ति को अगर अचानक किसी हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, अगर अचानक उसकी आवाज़ चली जा रही है, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत सहायता की ज़रूरत है। प्रभावित व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक हाथ पैर कमज़ोर हो चुका है और कई बार वो बोल भी नहीं पाता। तो ऐसे में अगर उसको 4.5 घंटे के अंदर थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी मिल जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। उसकी ब्लॉक खून की नस को खोला जा सकता है जिससे प्रभावित हिस्से में खून का संचार शुरू हो जाने से वो नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से अब तक हम लोगों ने लगभग 150 लोगों को लकवे से बचाया है और ये देश का ही लगभग सबसे बड़े नंबरों में से एक है जिसमें हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस तरीके के ट्रीटमेंट दिए हैं। सर, कितने लोगों का चयन हुआ है इस पूरे जो ग्राफ है आपका, जो रेशियो है, कितने हॉस्पिटल्स का चयन हुआ है उसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल में क्या प्रमाण है? वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को एक प्रॉपर एक रूपता लाने की कोशिश करता रहता है। ये एक दुनिया में स्ट्रोक पैटर्न, स्ट्रोक ट्रीटमेंट को नियामक बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। और आपका प्रश्न था? हमारा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि जो आपका लाइफलाइन हॉस्पिटल है, हाँ, उसको कितने नंबर पे रखा गया है और जब डायमंड दिया गया है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके ये इसलिए दुनिया भर के जितने हॉस्पिटल्स हैं इसके लिए उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिस पे हम अपने ट्रीटमेंट उसको अपलोड करते हैं, जिसको देख करके वो डिसाइड करते हैं कि आप विधानसभा यूपी चुनाव में जिस तरीके से सभी पार्टियां अपनी आजमाइश में लगी हुई हैं, उसी तरीके से बसपा भी अपनी आजमाइश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हम बात करें यूपी की आजमगढ़ जिले की तो दीदारगंज सीट पर बसपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह ठेकमा भी इस चुनाव में ताल ठोक कर मैदान में जनता के विश्वास को लेकर विपक्षी दलों को चैलेंज देने का काम कर रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने बताया कि जनता के विश्वास के साथ चुनावी मैदान में है, लोगों के बीच विकास के मुद्दे पर कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में जिस तरीके से बसपा ने लोगों को मैदान में उतारा है, इससे साफ जाहिर होता है कि बसपा की सरकार बनेगी, आने वाले चुनाव में मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में कहीं किसी की लहर नहीं है और ना ही कोई विकास हुआ है, रोजगार ठप है। इससे साफ जाहिर होता है कोरोना वायरस और यहाँ कहर ही कहर है। तस्वीरें आपके सामने है जो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की दीदारगंज सीट पर बसपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार हर हालत में बननी तय है। है जिस तरीके से, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? चुनाव लड़ रहे हैं, सबके बीच जा रहे हैं, हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांग रहे हैं, यही कहना है। क्या कैसे भरोसा दिलाएंगे? मुद्दा क्या होगा? विकास ही मुद्दा है और कोई दूसरा मुद्दा तो है नहीं। जो भी बात चाहे जो जिस तरह की राजनीति की बात करें, हम तो अपने विधानसभा में विकास की ही बात करेंगे, सभी को जोड़ के चलने की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे,
यही मुद्दा है। क्या लगता है आपको कि इस बार जो है कि बसपा की सरकार बनेगी या कमल का फूल खिलेगा? देखिए, जितने लोग जिस दल के लोग हैं, सारे लोग तो अपने अपने दल की सरकार ही बनाते हैं। सारे दल के लोग अपनी सरकार बनाते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि हम विधानसभा के बसपा के प्रत्याशी हैं और हम कहेंगे कि सरकार नहीं बनेगी? हम तो कहेंगे कि सरकार बनेगी, और सरकार बन भी रही है। किसी को पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं है, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी जितने अच्छे कैंडिडेट उतारी है पूरे विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक, निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट होगा, जो सोच करके लोग जिस तरह का माहौल बना रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, ऐसा कुछ है नहीं। निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनने जा रही है। योगी की लहर में किस तरीके से जो है कि ये जीत आप हासिल करेंगे और किस तरीके से जनता का विश्वास? कहाँ किसकी लहर चल रही है? कहीं लहर तो नहीं दिख रही। लहर तो पिछले चुनाव में थी योगी जी की या भारतीय जनता पार्टी की। इस बार लहर नहीं है। कहीं कोरोना का कहर है तो कहीं ऑक्सीजन का दर्द है, किसी को अपने को खोने का दर्द है, कहीं काम विकास किस तरह से हुआ है। आप हमारे पूरी दीदारगंज विधानसभा को देख लीजिए, किस तरह का काम है, किस तरह का विकास है, शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार का किस तरह का कहर है। रोजगार पाने के लिए युवा करा रहा है, तो कहाँ लहर? यहाँ तो कहर ही कहर है। ठीक। आजमगढ़ से खबर है, जहां पूर्व मंत्री व गोपालपुर से सपा विधायक नफीस अहमद को अखिलेश यादव ने इस बार भरोसा जताते हुए फिर प्रत्याशी बनाया। विधायक नफीस अहमद अपने विधानसभा क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल बिलरियागंज में प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी व पूर्व बीडीसी साथियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा किया। सभी साथियों ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए युद्धस्तर की तैयारी कर अपनी भूमिका निभाने के लिए संकल्पित हुए। नफीस अहमद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश के कोर ग्रुप में शामिल नेताओं में इनकी गिनती होती है। नफीस अहमद का कहना है कि क्षेत्रीय जनता विकास के नाम पर इस बार पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। यदि सपा सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार सहित अपने सभी घोषणाओं को लागू करेगी। विधानसभा चुनाव में सकड़ी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एच.एन. पटेल जैसे ही दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ सकड़ी सीमा में दाखिल हुए। उनके कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनको लाद दिया। जहां कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश था, स्वागत करने में लोग भूल गए थे कि बिना परमिशन कितना लंबा काफिला और सैकड़ों लोगों का जुलूस नहीं चल सकता। अंजान सहित बाजार में नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा मौके पर पहुंचकर प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि आज मैं चेतावनी देकर आपको छोड़ रहा हूं। अपने कार्यकर्ताओं से तुरंत घर जाने के लिए कहिए और आप जब भी कोई सभा या रोड शो करना है तो तत्काल परमिशन लीजिए। उसके बाद ही कोई भी सभा और रोड शो आप करिए, नहीं तो निर्वाचन आयोग के नियमानुसार आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसके बावजूद भी न तो काफिला रुका और न ही कार्यकर्ताओं का जोश कम हुआ। फूलपुर पवई विधानसभा चुनाव भाजपा प्रत्याशी अपने भाग्य की आजमाइश में लगे हैं। वहीं यदि हम आजमगढ़ के फूलपुर की बात करें तो जनता का समर्थन भी भाजपा प्रत्याशी को योगी की लहर में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहुबली सपा प्रत्याशी रमाकांत के बेटे अरुणकांत भाजपा विधायक को टिकट न देकर भाजपा कमल खिलाएगी या सपा की दौड़ेगी साइकिल, ये 10 मार्च को पता चलेगा। फूलपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रामसूरत राजभर को फूलपुर की जनता को योगी की लहर में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही भाजपा नेता रामसूरत राजभर ने बताया कि इस बार योगी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव में जनता का समर्थन मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास के साथ भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और फूलपुर पवई विधानसभा में भी कमल ही खिलेगा। समस्त कार्यकर्ता रानू प्रताप राजभर, संदीप कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। दिया है, भरोसा जो जताया है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से भरोसे को विश्वास दिलाएंगे? भाई हम तो भरोसा इसीलिए सरकार के कामकाज को लेकर हमको भरोसा है, उसी पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सरकार के जितने काम, जितनी उपलब्धियां हैं उसी के आधार पर लड़ने जा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति से लड़ना है, आप जान ही रहे हैं। तो मैं तो एक बार बोल चुका हूँ, एक तरफ गुंडा एक तरफ मुद्दा, हम मुद्दा लेके जा रहे हैं, एक तरफ भय व्याप्त है। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार चुनाव में जो आपको मिला है, जो जनता के बीच में जाएगा? क्या मुद्दा होगा, क्या एजेंडा रहेगा? चुनाव का मुद्दा ये है, यह विधानसभा 4 दशक से उस व्यक्ति के साथ थी, जैसे व्यक्ति के साथ थी, रमाकांत के हाथ, परिवार के हाथ थी। 3 बार जो आदमी पार्लियामेंट रहा हो, एक शब्द कभी पार्लियामेंट में क्षेत्र की आवाज़ को नहीं बुलंद किया, न बोला। 4 बार एमएलए रहा, विधानसभा में एक बार नहीं बोला। केवल एक प्रयास बन के वो रहे और आज तक विधायक रहे। केवल आतंक, भय और डर के कारण लोगों को डरवा धमका कर सत्ता प्राप्त किए और इस क्षेत्र में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि कोई देखने में कोई पुल या कोई कल कारखाना या
सड़क या पुल रोड 30 वर्ष में कुछ देखने को नहीं मिलता। इसको जनता खुद अच्छी तरह जान रही है। क्या लगता है आपको इस बार इस विधानसभा में कमल ही खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी? ये तो भाई जनता के ऊपर, कमल खिलने के लिए है तो हम उतरे, कमल ही खिलाने के लिए रहेगा। ठीक है, और खिलेगा, अवश्य खिलेगा। आप लोग अब 7 मार्च का इंतजार करिए और इस भय और व्याप को हम खत्म करने के लिए संकल्प लिए हैं, करेंगे। ठीक। ये खबर आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर एसएसपी डॉक्टर संजय कुमार द्वारा थाना जलालपुर जौनपुर का किया गया वार्षिक निरीक्षण। आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार द्वारा थाना जलालपुर जौनपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान थाने की बैरिक, शास्त्रागिरी, कार्यालय के अभिलेख, हवालात, महिला डेस्क, हेल्प डेस्क व थाना इमारत का जायजा लिया गया एवं थाने पर अधिकारी कर्मचारी के द्वारा शस्त्रों को खुलवाया गया और साफ सफाई कर चेकिंग भी करवाई गई। शस्त्रों की साफ सफाई हेतु निर्देशित भी किया गया। साथ ही हिस्ट्री शीटों व सक्रिय अपराधियों की चेकिंग तथा रजिस्टर में प्रविष्टि अंकित करने के लिए निर्देशित भी किया गया। इसी क्रम में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत क्रिस्टिकल बल्लरबेल मतदान केंद्रों का भ्रमण कर किए जाने व अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। असलहा का रख रखाव, गैस जो रजिस्टर्स हैं उनकी रख रखाव, जो यहाँ बैरक बन रहे हैं उसकी चेकिंग, इन सब चीज़ों पर चेक किया गया। कुछ एक चीज़ों को छोड़ के स्थिति संतोषजनक है। हिस्ट्री सीटर की चेकिंग कम की गई है, उसके लिए एसपी संबंधित को बताया गया है कि उनके लिए हिस्ट्री सीटर हैं, उसकी चेकिंग किया जाए। और इलेक्शन में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शायद रजिस्टर जो बताएगा वो भी तैयार है। गुंडा गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई है, कुछ कमियां हैं उनको बताया गया है, उसकी रिपोर्ट की जाएगी। कितने लोगों का सर गुंडा एक्ट किया गया है अब तक? अभी तक 25 लोगों का गुंडा एक्ट के द्वारा बनाया गया है और कुछ शौक है जो छूट गए हैं, उनको भी निश्चित किया गया है कि शीघ्र बना दिया जाए। ये खबर आपको यूपी के जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी ने लोगों के साथ गोष्ठी कर चुनाव को शांतिपूर्ण व निर्भीक होकर मतदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार एवं क्षेत्राधिकारी के राकत शुभम तोदी द्वारा आगामी विधानसभा 2022 चुनाव के दृष्टिगत ग्राम त्रिलोचन थाना जलालपुर के क्षेत्र में संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर चुनाव को शांति व सकुशल संपन्न कराने के लिए एवं निर्भीक होकर मतदान करने हेतु निर्देशित किया गया तथा आवश्यक निर्देश भी दिए गए। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर आगामी 3 मार्च को 6वें चरण में मतदान होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों सहित निर्दल प्रत्याशियों ने नामांकन जारी किया है। नामांकन करने वाले प्रत्याशियों ने मुख्य रूप से सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से जयमंगल कनौजिया, नौतनवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना सिंह, बसपा से अमनमणि त्रिपाठी एवं कांग्रेस पार्टी से सदामोहन उपाध्याय, सिसवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल, बसपा प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी से राजू गुप्ता एवं निर्दल प्रत्याशी अजय कुमार श्रीवास्तव, पनियारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेंद्र सिंह सहित कई निर्दल प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा प्रत्याशियों ने, सुनिए। आम मतदाता के बीच लेके जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और भ्रष्टाचार, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। क्या लगता है जनता किस लिए आपका समर्थन कर रही है और कितना रुझान आ रहा है जनता? पूरा रुझान है। मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मैं स्थानीय हूँ, बाकी सारे प्रत्याशी बाहरी हैं। मैं ही वहाँ का लोकल का हूँ, इस आधार पर मैं चुनाव जीत रहा हूँ। अगर चुनाव जीते हैं तो किस तरह का विकास आपने सोचा है? बहुमुखी चतुर्मुखी विकास होगा, सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास होगा। क्या समस्याएं हैं जो आपकी विधानसभा की? अभी सड़क की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। जो भी जनता के माध्यम से चुना जाता है वो फिर 5 साल के लिए भूल जाता है, उनके बीच रहता नहीं है। मैं वहीं का हूँ, मैं वहीं रहूँगा, जनता के बीच में रहूँगा। सिसवा से घोषित प्रत्याशी को टिकट बसपा से घोषित हुआ था, उसके बाद उनका काट के आपको दिया गया है। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा वहाँ पे जनता के बीच में? किस तरह पिछले 20 सालों से मेरा परिवार राजनीति में रहा है। 25 सालों से बहन जी को ये लगा होगा, उन्होंने अपने सूत्रों से पता लगाया होगा कि मैं मजबूत चेहरा हूँ, इस आधार पे उन्होंने मुझे टिकट। किससे चुनौती मान रहे हैं आप इस चुनाव में? किसी से कोई चुनौती नहीं है मेरी, मैं वहाँ भारी बहुमत से जीत रहा हूँ। पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को और भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय सांसद पंकज चौधरी जी को कि उन लोगों ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को पे ऊपर विश्वास किया
और जहाँ तक रही मुद्दा, जो भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की नीति रीति होगी वो निश्चित रूप से ज़मीन पे लाने का कार्य करूँगा। और 5 साल में जो मेरे कार्य हुए हैं उससे छोटा मोटा जो भी कुछ छूटा हुआ कार्य है, जो कुछ अधूरे हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। और सरकार के द्वारा चलाई गई जो भी योजनाएं हैं उस सारी योजनाओं को महाराजगंज विधानसभा के धरती पर के ला करके उसको पूर्ण कराने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अजय कुमार श्रीवास्तव, आज मैंने जो है वो 30वां विधानसभा 317 से पर्चा भरा है और हमारे मुद्दे, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पार्टी की एक चूक के नाते आज मैं यह पर्चा भरने को बाध्य हुआ। और हमारे मुद्दे यह हैं कि 5 साल एक व्यक्ति जो विधायक रहा उसने कभी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और विचारधाराओं पे काम नहीं किया। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा रहा। जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की रोडें दिख रही हैं वही दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त 30वां विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। मुख्य मुद्दा हमारा जो पिछली बार हो जाना चाहिए था, जो हमारे विधानसभा की नाक है, हमारे विधानसभा की जान है, ठूठीबारी कस्बा, उस कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा पिछली बार ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बुला नगर पंचायत दे रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी है, लेकिन उन्होंने उसके लिए न प्रयास किया और न नगर पंचायत वो बन पाया। तो हमारा आज का मुद्दा यह है कि हम ठूठीबारी और मिठौरा इन 2 जगहों को नगर पंचायत बनवाएंगे। निचलौल नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलवाएंगे और सिसवा को तहसील बनवाने का प्रयास कराएंगे। इसके अतिरिक्त इनके रहते जिसको लेकर जनता के बीच जा रहा है, हमने जो है भारतीय किसान राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रत्याशी 317 सिसवा से हैं। और देखिए, हम लोग लगातार जो है किसानों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के लिए लड़ा है और हमारे सिसवा की जो स्थिति है बद से बदतर है। इसकी देन भाजपा सरकार और सपा सरकार की रही है। किसान जो गन्ने पे भरोसा था, उसका गन्ने पे आश्रित था जो किसान, आज हमारे यहाँ चीनी मिल जो है आज टूट चुकी है, बंद हो चुका है। और चीनी मिल के मुद्दे को लेकर मैं लगातार संघर्ष किया हूं। अगर यहाँ की जनता हमारे पे भरोसा करके अगर हमको विधानसभा ले जाती है तो जो आज तक सड़कों पे किसानों, मजलूमों, गरीबों की आवाज़ उठती थी वो सदन में उठाऊंगा और गन्ना मिल को चालू करवाऊंगा। वहाँ की बदहाल जो स्थिति है, जो बेरोजगारी है, वहाँ सोगी बरौं को राष्ट्रीय पर्यटक घोषित कराऊंगा, जिससे वहाँ जो है युवाओं को रोजगार मिल सके, वहाँ एक नई पहचान मिल सके। सिसवा विधानसभा को इस पर वर्क करूँगा। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा सीट से इस बार समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, जिससे वहां हर्ष है। लोग ढोल नगारों से उनका स्वागत कर रहे हैं। मुबारकपुर से कई दावेदार थे, जिसमें मुख्य रूप से गुड्डू चमाली, चंद्रदेव यादव करेली, प्रसपा कोटे से रामदर्शन यादव, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव पर अपनी मुहर लगा दी है। ज्ञात हो कि 2017 में बसपा विधायक गुड्डू चमाली से महज 688 वोटों से पराजित हुए थे। अखिलेश यादव को टिकट मिलने से सपाइयों में हर्ष का माहौल है और वो जहां भी जा रहे हैं लोग उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। टीवी 20 न्यूज संवाददाता से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने, सुनिए। चुनाव नहीं जीत सका, लेकिन लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का इस क्षेत्र पर कब्जा है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही भरोसा दिला सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं, जिस तरीके से मुबारकपुर के लोगों ने इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने विश्वास व्यक्त किया है और जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं, चारों तरफ चर्चा है कि इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। और सिर्फ एक ही चाहत है मुबारकपुर के लोगों की कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बने
और उस सरकार में मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ। इस बार एजेंडा क्या होगा जो जनता के बीच में, जो आप लोगों का चुनावी एजेंडा जो चुनाव प्रचार करिए, क्या एजेंडा होगा? क्या हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा, देख लीजिएगा। हमारा एजेंडा गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, विद्यार्थी और बुनकर भाई रहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से सताया गया है। हमारा एजेंडा वही है, सिर्फ सीधे सीधे एजेंडे पर काम करते हैं। और आप समझ रहे हैं, कोई समाजवादी पार्टी अकेले ही नहीं, बल्कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी के संजय चौहान जी, केशव देव मौर्य अपनी पार्टी, तमाम लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। समाज का कोई ऐसा वर्ग और तबका नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव नहीं चाहता है। सब लोग महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महाघमंडी आदमी है और जिसने चुनाव में खराब से खराब भाषा का जितना भी इस्तेमाल हो सकता है, मैं नहीं कर सकता, उसका जुगजी कर रहे हैं। देश हमारा लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में सबको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन पदों पर बैठे हुए लोगों को मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार अनर्गल प्रलाप भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और एक खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील धुले, अपर पुलिस अधीक्षक टी.एन. त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी सदर धनंजय करौजिया और कोतवाल थाना सराय लखन सिंह के गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी के समर्सिबल, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। बता दें कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सराय लखन सिंह के गुप्ता के नेतृत्व में सराय लखन सिंह थाने के पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर ग्राम खालिसपुर में अंबेडकर मूर्ति के पास चेकिंग कर रही थी, जिसमें 4 शातिर चोरों को, एक का नाम सिद्धार्थ कुमार राम पुत्र संजय कुमार, एक दूसरा विकास कुमार, तीसरा अरुण कुमार, जिनको खालिसपुर एवं कृष्ण कुमार राम पुत्र रामधनी निवासी ग्राम बेबीपुर थाना सराय लखन सिंह जनपद मऊ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। आजमगढ़ जनपद में मोहल्ला पाठशाला योजना 6 के अंतर्गत द्वितीय दिवस पर आयोजित मोहल्ला पाठशाला में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी आजमगढ़ के शिक्षकों ने काशीराम आवास जाफरपुर आजमगढ़ में आयोजित किया, जिसमें मुख्य रूप से जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पलहनी आजमगढ़ एवं पूनम राय, गीता राय, इंद्रावती सिंह, कुसुम पाठक, संगीता यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चों ने पूरे उत्साह से पढ़ाई में रुचि रखते हुए सम्मिलित हुए। सभी शिक्षकों और छात्रों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार जताया गया। दूसरा प्रश्न, शब्दों में लिखो। 5 5034 5034 5034 सेकंड लिखो, सेकंड 7 8 4 3 4 7 8 4 3 4 हो गया। फिर नेक्स्ट अगला लिखो, तीसरा 6 5 4 3 2 फिर नेक्स्ट 5 4 3 2 मैं 6 5 4 3 2 ध्यान से सुन के लिखो, नहीं तो गलत होगा ना। 6 5 4 3 2 आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां पति ने दूसरी शादी की। पीड़ित महिला ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के गजेंद्र पट्टी अजगरा निवासी सीमा पत्नी परमेंद्र अतरौलिया थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरी शादी परमेंद्र पुत्र सताऊ के साथ लगभग 20 वर्ष पूर्व हुई थी।
हम लोगों की शादी के बाद मेरा पुत्र सोनू 17 वर्षीय एक लड़का भी है। मेरे पति और मेरी सास मिलकर हमसे छुपाकर मेरे पति की दूसरी शादी अम्बेडकर नगर जनपद में करा दी है। 2 फरवरी 2022 को मुझे और मेरे बच्चे सोनू को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित ने तहरीर के आधार पर माध्यम से अपनी सुरक्षा तथा न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनाते हैं कि पीड़िता और पीड़िता के लड़के ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ के निवासी हैं? अजगरा के। क्या समस्या आज थाने पे आप आई, क्या समस्या? जी सर, 20-22 साल हुआ हमारी शादी हुए और वहीं रहते थे। एक बच्चा भी है। करीब 15। शादी हुई थी? परमेंद्र यादव से। कहाँ के रहने वाले? अजगरा के। अच्छा, क्या समस्या और बताइए। जी जो है वहीं पे रहते थे। हमारे पास एक बेटा भी है 15 साल का और करीब 28 जनवरी को उसने जो है मार के भगा दिया। किसने मार भगा दिया? परमेंद्र यादव। क्यों मार के भगा दिया? जी सर, उसने जो है कहीं शादी करना चाहता था और उससे हमारा पहला मुकदमा भी चलता था और उसने जब पैसा देना हुआ तो सुलह करा लिया और हमारे यहाँ से ट्राली ट्रैक्टर भी जो है ले गया उसमें कि हम अब रखेंगे, दहेज में दे दीजिए। जी सर, इसके बाद जो है दूसरी शादी करने के चक्कर में मार के भगा दिया 28 जनवरी को। क्या उसने दूसरी शादी कर ली है? जी 2 फरवरी को किया है। आपने थाने पे प्रार्थना पत्र दी है, एसओ ने क्या कहा आपसे? जी कहे कार्रवाई करेंगे, वो होनी चाहिए सर। नाम है आपका? सोनू यादव। कहाँ के निवासी है? अजगरा। क्या समस्या आज आप थाने पे आए हैं? जी हमारी जो है मम्मी की शादी जो है हमारे पापा से 20 वर्ष पहले हुई थी और जो है 26 जनवरी को 28 जनवरी को जो है जहाँ हमारी मम्मी को मार के भगा दिए हैं और हमको भी मारते हैं। बोलते हैं पिस्टल दिखाते हैं, बोलते हैं अगर बार बार जो है बोलते हैं कि थाने पे जाओ, देखता हूँ थाना वाला क्या कर लेता और जो है हम लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं। परमेंद्र यादव। आपकी उम्र कितनी है? जी 17 वर्ष। तो क्या बोलते हैं आपके पिताजी? जी बोलते हैं कि भाग जाओ नहीं तो यहाँ से बहुत मारूंगा और जो है बार बार हम लोगों को पिस्टल दिखाते हैं और जो हम लोगों को परेशान करते हैं और रहने नहीं देते हैं थाना में। जी तो क्या बोले थाना से, क्या मांगे किए हैं आप? जी बोल रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। आप मांगे क्या है? प्रार्थना पत्र में क्या क्या है? जी हमने बताया है कि जो उन्होंने दूसरी शादी कर ली और ऐसा हम लोगों को मार के भगा रहे हैं और हम लोगों का कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। हम लोग क्या चाहते हो? जी हम लोग यही चाहते हैं, जी हम लोग न्याय चाहते हैं। औतरौलिया से खबर है जहां पात्र लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला। टूटे घर में रहकर गुजारा कर रहे हैं। घर गिरने से कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि क्षेत्र के जमीन नंदना गांव में अभी तक पात्र लाभार्थियों को आवास से वंचित रखा गया, जबकि शासन की मंशा के अनुसार चुनाव से पहले पात्र लोगों को आवास से आच्छादित करने का दावा किया गया था। ऐसे में इस गांव में लगभग आधा दर्जन लोग पात्र होते हुए भी आवास से वंचित हैं, जिनके घर पूरी तरह से गिर चुके हैं तथा खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इसी तरह इस गांव के लगभग आधा दर्जन लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें अभी तक आवास से वंचित रखा गया, जबकि हकीकत में लोग आवास के पात्र हैं तथा उनके प्रदेश सरकार की योजनाओं से अभी तक वंचित हैं। अब देखना यह है कि अब तक शासन द्वारा गरीब लोगों को छत नसीब होती है, जबकि शासन द्वारा इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि गांव के निवासी लोगों ने क्या कुछ कहा। नाम है आपका? रेखा। कहाँ के निवासी है? जमीन नंदन। ये आपका टूटा फूटा घर है, क्या आपको आवास मिला है कि नहीं मिला? नहीं साहब, आवाज नहीं मिला हमको। भरी थी फार्म? हाँ फार्म भर गए, 100 रुपये ले गए, सब कोई दिया नहीं, 2 बार लेके गए। मतलब कागज पत्तर कै बार दिए हैं? लगभग 3 बार पैसे ले गए, फार्म भराया, पता ही नहीं चला आया कि नहीं आया। कोई आया, सेक्रेटरी आया, प्रधान आया? नहीं कुछ नहीं आया। घर कैसे गिर गया आपका घर? ये आंधी में गिरा, तो वो बारिश के महीने में गिरा था। कैसे आप रह रही हैं इसमें घर में? कैसे रहते हैं, पानी वानी चूता है तो अपना थरिया लोटा से इधर उधर पानी उनी करके अपना पोत लिप के रहते हैं उसी में। ठंड भी इतनी ज्यादा हो रही है, टूटे घर में ठंड के लिए कैसे राहत? अब क्या करे, पूरा बिछा के अपना सो लेते, फिर उठा के रख देते हैं उसी को। मतलब कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? 8-9 लोग हैं हमारे परिवार में। नाम है आपका? चंदा। कहाँ के निवासी है? जमीन नंदन। ये बताइए आपका क्या समस्या है? समस्या बताइए। हमको ना ही आवास मिला है, ना ही कॉलोनी मिली, ये शौचालय ना मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो आप इसमें कैसे रहती हैं? इसी में? अब इसी तरह काटते हैं झोपड़ी में। कैसे ठंडी बरसात कैसे काटती हैं? यही साड़ी कपड़ा लत्ता आड़ बेड़ करके इसी में लेके रहते हैं बच्चों को अपने। और कितने परिवार में कितने लोग हैं? एक बहन है, 2 बच्चे हैं, हम हैं। तो आपने फार्म भरा था? हाँ भरे तो थे। तो क्या कहते हैं, पता क्यों क्या कहते हैं, आया कि नहीं आया, इसके बारे में कुछ बताया आपको? नहीं, वो बोलबा नहीं करते हैं। कोई अधिकारी आया जांच करने के? कभी नहीं आया, कोई नहीं आया जांच करने के लिए।
अभी तक आपको मतलब आवास का लाभ नहीं मिला? नहीं, हमें कुछ नहीं कोई भी मिला। सरकारी लाभ? कोई भी कुछ नहीं सरकारी लाभ। सरकारी गैस मिला है? नहीं, सरकारी गैस भी नहीं है। मतलब ये जो आता है उज्ज्वला गैस, हाँ, वो मिला है? नहीं नहीं, वो नहीं मिला। राशन कार्ड है आपके पास? हाँ, राशन कार्ड कौन सा है। है? लाल सफेद कौन सा है? लाल है। तभी आपको उज्ज्वला गैस की सर्विस नहीं मिली? नहीं मिली। नाम सत्य आपको? दुर्गावती देवी। कहाँ की निवासी है? जमीन अंदर। ये आपका टूटा फूटा घर है, झोपड़ी है। हाँ। आवास नहीं मिला आपको? नहीं। फार्म भरी थी? हाँ। कई बार भरी? 2 बार। किसको दी थी फार्म? प्रधान की। तो क्या बोले प्रधान? प्रधान का है आज मिली बिहान मिली, ऐसा बहकावा देत बाटे। तो कैसे इस घर में कैसे रहती हैं आप? चूता होगा ये। अब कैसे बताई, गुजारत बाटी कैसो। हाँ, अब की बरसात में छाता लगाए के बैठल रहली है। हाँ, लड़का बच्चा कुछ भीजत हमें। सेक्रेटरी कोई आया आपके पास? ब्लॉक से कोई आया था जांच करने के लिए? नहीं। कोई जांच करने के लिए? कोई नहीं। आवास अभी आपको नहीं मिला? नहीं। और कोई सरकारी लाभ शौचालय वाले मिला है? शौचालय का ये जो बनल रहल गिर पड़ गया। हाँ। आवास नहीं मिला? कैसे क्या घर रहते हैं? कितने लोग रहते हैं आप इस घर में? अरे है तो 8-10 दिन हुई। हाँ, 10 परिवार हैं। तो ऐसे टूटे घर में ठंडी में कैसे राहत मिलती होगी? और लुगा के आड़ कई के बाटी, पन्नी डार डार बाटी। अब कैसे बताई? मतलब कोई अधिकारी नहीं आया जांच करने? नहीं कोई। हमारा उषा देवी। कहाँ की निवासी है? यहाँ जमीने का। ये बताइए, घर टूटा फूटा, आपको क्या आवास नहीं मिला अभी? नहीं जी, अभी नहीं मिला। हम लोग फार्म भरे थे, अभी हम लोग के आए नहीं। तो कैसे रहती हैं आप इस घर में? टूटा गिर रहा है, चूरा होगा, कैसे रहती हैं? क्या करी सर, यही रह रहे हैं हम लोग, इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं, कभी प्रधान कोई आया चेक करने कि आप लोग कैसे रह रही हैं? नहीं जी, सेक्रेटरी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो आप लोग कब से इसमें रह रही हैं? बहुत साल भर से हम लोग का घर टूट गया, अभी कोई आवास नहीं आया हम लोग को। शौचालय भी मिला था कि नहीं मिला था? कुछ नहीं मिला। सरकारी कोई लाभ आपको? आपको हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला।